हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माल्टा या यूरोप के वर्क वीज़ा का टोटल कॉस्ट कितना होता है। आज मैं आपको खोल के रख दूंगा आपकी आंखें और बताऊंगा एक एक चीज़, एक एक खर्चे कि वाकई में यूरोप के वर्क वीज़ा का कॉस्ट कितना होता है, ताकि आपका कोई भी बहस बाद में एजेंसी कंपनी के साथ ना हो। क्योंकि आप जो भी कैंडिडेट होते हो, आपकी जो बहस होती है या जो भी चीज़ें आर्गुमेंट में होती है वो सिर्फ एजेंसी तक सीमित होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एम्बेसी तक बहस ये कर नहीं सकते हो, आप गवर्नमेंट में कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन एजेंसी भी तब तक ही आपको एक्सप्लेन कर सकती है जब तक आप समझते नहीं हो। कई वीडियोस मेरे से कई यूट्यूबर ने बनाए, मैंने तो माल्टा पे आंखें खोल के लोगों के रख दी है कि कितना कॉस्ट एक्चुअल में होता है, जो आप नुकसान होते हो अगर आपका एक वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो वीज़ा अप्रूव होने के बाद का हेडेक इतना नहीं होता है, लोग क्लियर कर लेते, बट जब जब रिफ्यूज़ होता है वो सर पे बर्डन लेके आ जाते हैं कि भाई मेरा ये हुआ ये हुआ। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि खाली बोर्ड देख के मत भागना। यहाँ पे एक एक चीज़ बताऊंगा कि पैसे जाते कहाँ पे, कैसे आप एक आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, और एक एक चीज़ बताऊंगा। तो वेलकम बैक टू माई चैनल तरबिल मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको माल्टा का वर्क परमिट वीज़ा कितना कॉस्ट होता है इनिशियल स्टेज से लेके वीज़ा एप्लीकेशन करने तक, और उसके साथ आप कैसे सेव कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं नई वीडियो में। दोस्तों, ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है माल्टा वर्क परमिट एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें एक्चुअल कॉस्ट जो क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, क्या क्या दिख रहा है मैं बता देता हूँ। ये मैंने यूरो में बना दिया है, ये मैंने आईएनआर में बना दिया है, आज के करंट रेट के हिसाब से 110 का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से। अब इसमें सबसे बड़ा जो इनिशियल कॉस्ट होता है दोस्तों, एक्चुअल में होता है प्री डिपार्चर कॉस्ट। क्योंकि कोई भी आपको काम करने के पहले, अगर आप होटल इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप होटल में नहीं काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले हर बंदे के लिए प्री डिपार्चर कोर्स करना एक मैंडेटरी हो गया है। थर्ड कंट्री नेशनल जो भी आउटसाइड अप्लाई कर रहा है, इनसाइड वालों के लिए भी रूल आ रहा है 1 जून के बाद से। लेकिन ये प्री डिपार्चर कोर्स जो 250 यूरो का है, वो आपको सबसे पहले शुरू करना है कोई जॉब खोजने के पहले या एजेंसी से टाइप के पहले, जिसका कॉस्ट लगभग इंडियन रुपीज़ में 27,500 आएगा। इसमें अलग से कॉस्ट क्रेडिट कार्ड का आता है, जो मैं आपको एंड में समझाऊंगा क्यों मैंने नीचे एक्स्ट्रा कार्ड चार्जेस लिखा है। तो सबसे पहले आपको प्री डिपार्चर कोर्स करना है, मतलब आपकी जेब से 27,500 इंडियन रुपीज़ चला जाएगा, और इसमें टैक्स अगर जोड़ेंगे तो लगभग 30,000 तक आपका गया। उसके बाद अगर होटल इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, अगर वेटर का काम करने जा रहे हो, बारटेंडर का काम करने जा रहे हो, हाउसकीपिंग का काम करने जा रहे हो, टूरिज्म मैनेजर पे तौर पे जा रहे हो, एडवाइजरी के तौर पे आ रहे हो, स्विमर के तौर पे जा रहे हो, किसी भी तौर पे आप जा रहे हो, तो आपको एक स्किल पास फेज 2 करना है। पहले प्री डिपार्चर कोर्स को फेज 1 बोला करते थे, उसको रिप्लेस करके प्री डिपार्चर कोर्स कर दिया गया है। अब आपको स्किल पास फेज 2 करना है अगर होटल में आप जा रहे हो। मतलब 250 और 230 लगभग आपका 2700 प्लस, ये आपका लगभग 50,000 रुपया 60,000 रुपया आपके जेब से चला जाएगा अगर आप शुरुआत करते हो जॉब के पहले। तो ये 2 कोर्स करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक होटल में जा रहे हो, डीबी में जा रहे हो, हिल्टन में जा रहे हो, किसी भी होटल में जा रहे हो, तो आपको ये दोनों कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको आइडेंटिटी माल्टा का एक पेपर फॉर्म भर के एक लिंक भेजेगा, जो उस लिंक पे आपको 6 से यूरो का पेमेंट करना है, जो कि 2021, 22, 23 तक ये 280 यूरो हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने 300 यूरो अभी रिसेंटली लास्ट अगस्त से चालू कर दिया है, तो जिसका कॉस्ट लगभग 66,000 इंडियन रुपीज़ होता है। मतलब आपने जो शुरू किया उसके पहले आपने 3 खर्चे पहले ही गवर्नमेंट के जेब में डाल दिया। मतलब आपके पास कोई पेपर नहीं आया, कुछ नहीं आया। लेकिन एक बात बता दूं, इन 3 पेपर के बीच में आपको एक एडमिन चार्जेस लग जाता है। अगर किसी भी एजेंसी के साथ आप काम करते हो, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 यूरो लेता है। ये डिपेंड करता है आपने किस एजेंसी के साथ टाइप किया है और आपका उसके साथ टाइप का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो नॉर्मली आपका 500 से 1000 यूरो लग जाता है। तो समझो अगर 1000 यूरो लगता है तो 1,10,000 ये, ठीक है, प्लस ये दोनों तीनों पेमेंट आपको लगभग, ये भी 1 लाख के ऊपर हो गया, ये आपको देना है 2 लाख रुपये आपका गया। अब समझो अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आपका आ गया। अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आने के बाद सबसे पहले आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करना है, जो एक्सटेंडेड सर्विसेज होते हैं, जिसको सेंट्रल वीज़ा, यूनिट से डायरेक्ट वीज़ा आता है, जिसका एम्बेसी से कोई लेना देना, उसके लिए आपको 250 यूरो देना पड़ता है, जो कि लगभग 27,500 दिरहम, सॉरी 27,500 आईएनआर फिर से आपको पे करना होता है। जब ये अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो बाद में सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए हाउसिंग अथॉरिटी का जो डॉक्यूमेंट है वो लगभग कोई 300 लेता है, कोई 400, कोई 500, कोई 700 भी लेता है। मतलब मैंने आपको 400 लिख दिया, 400 to 500 लगता है। ये भी लगभग 44,000 से 50,000 आपका जेब से चला गया।
उसके बाद आपको नोटरी डॉक्यूमेंट पूरा करवाना पड़ता है। सारा डॉक्यूमेंट लगभग 100 से 200 यूरो, 150 यूरो, 50 यूरो, उसके हिसाब से 16 से 20 हज़ार रुपये वो भी आपके चले गए। अब चार्जेस आता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है कि आपको वीएफएस में जाने के लिए वहाँ के इंश्योरेंस लेना होता है, डमी टिकट लेना होता है और भी डॉक्यूमेंट आपको लेना होता है, जिसके लगभग 200 यूरो आपका लग जाता है, जो कि इंडियन 20 से 22 हज़ार रुपये जाता है। अब आपको जब वीएफएस में जाते हो बायोमेट्रिक करने के पहले आपको एक फ़ीस भरना होता है 150 यूरो, जो लगभग 16,500 आपको गवर्नमेंट को देना होता है। बट अगर प्रीमियम आपने लिया तो लगभग 22 से 23 हज़ार आपको देना पड़ता है। ये सारे पेमेंट जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 2730 से लेके 3230 यूरो तक आपका चले गया, जब तक आप वीएफएस में सबमिशन किए। मतलब आपके हाथ में अभी वीज़ा नहीं आया है तो आपने ये 3,000 से लेकर 3,500 यूरो तक आपने गवर्नमेंट को दे दिया या एजेंसी को दे दिया या गवर्नमेंट को दे दिया, जो भी है। मतलब इंडियन 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। इसमें एक्स्ट्रा कार्ड चार्जेस का मतलब क्या है समझा देता हूँ। जब भी आप यूरो में पेमेंट करते हो, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी करते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड चार्जेस देना पड़ता है, जो कि 3% से लेकर 10% तक होता है। अब जो कार्ड मैं यूज़ करता हूँ उसमें 5% वैट लग जाता है या टैक्स लग जाता है, जो भी अब लग जाता है वो आपको पे करना होता है। तो मतलब लगभग आपका 4 लाख रुपया आपका चला गया। मैं आपकी आंखें खोल के रख रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सारे आपने कर दिया, आपका अगर वीज़ा आ गया और आपने जो भी डील एजेंसी से किया होगा कि भाई वीज़ा के बाद आपको 2,000 देना, 3,000 देना, 1,000 देना, 5,000 देना, 10, 20 जो भी आपका है वो आपको बाद में देना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आपका वीज़ा नहीं आया तो समझ लेना 3 से 4 लाख रुपए का आपका चला गया, क्योंकि ये कोई भी पेमेंट आप क्लेम नहीं कर पाओगे। आप क्लेम कौन सा पेमेंट करने की कोशिश करोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। आप एडमिन चार्जेस के नाम पे अगर किसी को एजेंसी पर आपने दिया होगा तो आप वो चार्जेस कोशिश करोगे आप लेने के लिए। और एक बात, यहाँ पे जितनी भी एजेंसी मुझे देख रही है, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएई से, सऊदी से, बहरीन से, कहीं से भी देख रहे हो दोस्तों, कोशिश करना कि ये पेमेंट के अलावा कोई भी पेमेंट कैंडिडेट से मत लेना। कैंडिडेट को खुद आइडेंटिटी माल्टा का फीस भरने बोलना, पी डिपार्चर कोर्स करने बोलना, वीएफएस अपॉइंटमेंट लेने बोलना, वीएफएस फीस करने बोलना, एडमिन चार्जेस करने बोलना, वीएफएस एड इंश्योरेंस खुद लेने बोलना। कभी भी कैंडिडेट से अपने अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में पैसे मत लेना, क्योंकि जब भी वीज़ा रिफ्यूजल होगा कैंडिडेट आपके सारे क्लेम करेगा लीगल टर्म करके। इसके लिए सारे कंसल्टेंसी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कैंडिडेट के जो भी खर्चे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कैंडिडेट को खुद करने बोलो, क्योंकि कैंडिडेट अक्सर ये करती है जब वीज़ा रिफ्यूज होता है तो कैंडिडेट ये सारा ब्लेम एजेंसीज पे ला देती है, कंपनी पे ला के ईमेल करती है। मैं कई एजेंसी को माल्टा में भी जानता हूं जो लीगल टैक्स इनवाइस भेजने के बाद जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो पूरा मार्केट में बताते हैं कि इस एजेंसी ने मुझे इतना पैसा ले लिया, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आपने खुद डॉक्यूमेंट साइन किया, आपको डॉक्यूमेंट पूरा बताया गया, आपको मैं खुद 4 साल से 3 साल से वीडियो में बता रहा हूँ कि कितने कितने कॉस्ट लगते हैं। कितने यूट्यूबर आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि आइडेंटिटी माल्टा का फीस है, स्किल पास का फीस है, वीएफएस का पेमेंट है, वीज़ा का पेमेंट है, हाउसिंग अथॉरिटी का पेमेंट, नोटरी का पेमेंट है, एडमिन का चार्ज है, वीएफएस चार्जेस, ये सारे चार्ज लगते हैं। अब एडमिन चार्जेस पे भी लोग क्लेम करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर जो भी कंसल्टेंट आपके लिए काम करता है वो सैलरी दे रहा है, लाइट का बिल दे रहा है, पेमेंट भर रहा है, वो सब खर्चे उठा रहा है, वो आपके लिए कंपनी से फॉलोअप कर रहा है, आपका इंटरव्यू करवा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट रेडी करवा रहा है, क्या उसका इतना हक नहीं है कि आपके सारे एडमिन चार्जेस के लिए डील करे, जो कि ये सारे पेमेंट नॉन रिफंडेबल होते हैं। मैं सारे कैंडिडेट को एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपकी इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है, इतनी चीज़ें खर्च करने की वीज़ा रिफ्यूज़ल तक, तो ही माल्टा का काम करवाना दोस्तों, वरना माल्टा का काम मत कराओ। क्योंकि एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया आप सारे ब्लेम करने लगते हो। मैं आपको अलर्ट इसलिए करता हूँ, आप लोग बोलते हो मैंने ज़मीन बेचा, मैंने सोना बेचा, मैंने गिरवी रखा, मैंने मेडिसिन का पैसा दे दिया, मैंने उधारी पे ले लिया, मैंने रक्षुदार से पैसे लिए, इंटरेस्ट पे लिए, ये सब मत करो। आपको लग रहा है ये सब झेल पाओगे तो ही करना। ये वीडियो मेरे को लगता है ये सब बंदों तक पहुंचना चाहिए। इंडिया में जितनी एजेंसी है, नेपाल में जितनी एजेंसी है, बांग्लादेश में जितनी एजेंसी है, यूएई में, जीसीसी में जितनी एजेंसी, यूरोप में जितनी एजेंसी है, उनको समझना चाहिए कि ये हेडेक कैंडिडेट का होता है। ये कैंडिडेट को समझाओ कि ये सारे खर्चे होते हैं जो आपको अपने जेब से लगाने होते हैं। ये कोई एजेंसी आपसे पैसा नहीं लगाएगी। और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये आपका खर्चा है, ये आप जाके गवर्नमेंट से क्लेम करो, आपको करना है। आइडेंटिटी माल्टा का फीस उनसे मांगो, वीएफएस का फीस उनसे मांग दो, हाउसिंग का फीस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2025 में, अगर मैं गलत हूँ वर्ड में तो सही कर देना, 2025 में 145 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ इंडियन लोगों को सिर्फ वीज़ा रिफ्यूजल पे, विजिट वीज़ा पे। सोचो 145 मिलियन यूरो की बात कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पे रिफ्यूज हुआ, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर सकता है। आप अगर यूएस का फीस भरते हो 200 यूरो, 200 डॉलर, और आपका इंटरव्यू सिर्फ 2 सेकंड का होता है, 3 सेकंड का, 1 मिनट का होता है, वहाँ पे आपको बोला जाए सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूएस वीज़ा, तो भी आप वहाँ पे 200 रुपये क्लेम नहीं कर पाते हो। अगर आपने यूके का वीज़ा पेमेंट भरा है और वीज़ा रिफ्यूज, आप क्लेम नहीं कर सकते हो, न्यूजीलैंड क्लेम नहीं कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लेम क्या करते हो? कंसल्टेंसी फीस। आपसे अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए जो भी आपने लिया है, उसको आप क्लेम करके आप उसको बदनाम करते हो, सोशल मीडिया पे बदनाम करते हो, सोशल मीडिया पे ये बोलते हो कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा। तबरेज मलिक इस चीजों को आज से नहीं बता रहा है, तबरेज मलिक इस चीजों को 2021 से बता रहा है कि अगर हिम्मत है तो ही आगे काम करो। अब ये तो माल्टा का काम हो गया, बाकी स्लोवाकिया के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ, 1,000 यूरो तक खर्चा आता है, जिसमें गोवर काउंटर का खर्चा, एजेंसी फीस सब मिलेगा 1,000 यूरो का खर्चा आता है, पोलैंड का भी 1,000 यूरो का खर्चा लगभग आता है, वो आपको पे करना होगा। कोई आपके जेब से आपको पे करके नहीं देगा, कोई भी पे नहीं करना चाहता है। मेरे जैसा बंदा भी नहीं पे करेगा, क्योंकि मेरे भी मेहनत होती है, मेरे भी डील होती है, मुझे भी ट्रैवल करना होता है, मुझे भी सैलरी देना होता है, मुझे भी लाइट का बिल देना होता है, मुझे भी रेंट देना होता है, बहुत सारे टेलीफोन के खर्चे होते हैं। कोई भी एजेंसी आपके ब्याह में पैसा पे नहीं करेगी। बहुत सारे बोलते हैं डन बेस पे आ जाओ, भाई डन बेस पे नहीं आना मुझे ना, डन बेस पे हम सिस्टम को समझ में नहीं आता। हम एक जेन्युइन कंसल्टेंसी जो सर्विसेज देते हैं और आपको एकदम आंख खोल के बातें करते हैं। ये कोई भी दुनिया में एजेंट आपको नहीं बताएगा कि इतना खर्चा रियल में आता है। तबरेज मलिक आज बोर्ड पे लिख के बता दिया कि ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं। हिम्मत है, ताकत है, जज्बा है, झेलने की ताकत है। बाद में अगर लड़कियों जैसे नहीं रोना है तो ये कोशिश करो, वरना मत करो मेरे दोस्तों माल्टा का काम, मत करो यूरोप का काम, मत करो कहीं का काम। और मैं एक बात बोल देता हूं, कोई भी प्रोसेसिंग टाइम यूरोप में अगर आपको 1 महीना 2 महीना बोलता है, वो झूठा मक्कार आदमी है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड ही है। मैं आपको बोलता यूरोप जाना है, अगर ताकत 1 साल तक रुकने की है, 6 महीने तक रुकने की है, 4 से 6 महीने 8 महीने लगते हैं, तो ही यूरोप का काम कराना, वरना यूरोप का काम मत कराना दोस्तों। आज वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं फेड अप हो गया था बहुत सारे मैसेज देख के। एक बंदा मुझे बोलता है बेलारूस में आप बोलते हो 700-800 यूरो सैलरी मिलती है। भाई तू नहीं कमा पा रहा तो दुनिया नहीं कमाएगी। मेरा एक बंदा है जिसको मैं खुल के बात करता हूँ, हनान नाम का मेरा एक दोस्त है, एक कैंडिडेट है जो 3-4 साल से वहां गया, सोहेल है, वकार भाई है, सैफ है, ये सारे बंदे 1,000, 2,000, 3,000 यूरो आज माल्टा में कमा रहे। क्योंकि लेकिन शुरुआत में उन्होंने भी स्ट्रगल किया। शुरुआत में जब गए 700-800 ही कमाते थे, खर्चा बचा के 500-600 यूरो बचाते, लेकिन आज स्ट्रगल करके आगे पहुंचे। हनान जैसा बंदा 3,000 यूरो कमा रहा है, क्योंकि रात 18 घंटा मेहनत करता है, कमाता है। सोहेल जैसा बंदा 16-17 घंटा मेहनत करता है, कमा रहा है। सब कमाते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है, हिम्मत करना पड़ता है, जज्बा जुटाना पड़ता है। माल्टा में आपको एकोमोडेशन फूड नहीं मिलता है, आपको ओवर टाइम का सब कवर करना पड़ता है। बाकी कंट्रीज आपको एकोमोडेशन देती है, फॉर एग्जाम्पल स्लोवाकिया आपको देती है, अल्बेनिया आपको देती है, बेलारूस आपको देती है, बहुत सारे हैं दोस्तों। आंखें खोलो, कोशिश करो और ये झेलने की ताकत रखो तो ही काम करो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। आज मैंने आंखें खोल के रख दी है इसके लिए कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था बहुत दिन से लोगों के कमेंट देख देख के। इसके लिए मैंने आज आंखें खोल के रखता हूं कि रियल खर्चा कितना है। ताकत, दम, जज्बा, झेलने की हिम्मत है तो ही काम करवाना, वरना दोस्त किसी कंसल्टेंसी के काम करके 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ बर्बाद मत करना। इस चेयर पे यहाँ पे गद्दा रखे 2 घंटा लोग बैठते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, मैंने माल्टा अप्लाई किया, मैंने ये किया, मैंने विदाउट बायोमेट्रिक मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। ये सब स्टोरी नहीं चलेगी। आपको तबरेज मलिक की सर्विस लेना है, खुल के बोलता हूँ, यहाँ पे आओ, एक कैरियर गाइडेंस लो जिसका मैं चार्जेस लेता हूँ, अपॉइंटमेंट लो, मेरे से मिलो, मैं आपको दूंगा फ्री में। कोई भी काम आज के बाद नहीं होगा ना, मैं पहले बहुत कर चुका, अब नहीं करूंगा दोस्तों। बुरा लगे तो माफ करना, अच्छे लगे तो वेलकम आना दोस्तों। उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। तभी दिल से सबको